थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करते हैं हम लोग। वो क्या था, हम लोगों ने देखा था फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से, फ्रॉम किससे, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ से एफ इक्वल टू क्या था बच्चों, डी पी बाई डी टी था क्या ये। और बहुत बढ़िया, और हम लोग जाते हैं डी और पी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी बाई डी टी। अब इसे क्या करेंगे, यू इंटू वी पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ रहा था हमारे पास एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस वी इंटू डी एम बाई डी टी। यस सर, सही है ये बात। अब इसमें दो केसेस हो गए थे, दो केसेस क्या थे, केस वन व्हेन m क्या था, मास कांस्टेंट था। तो जब मास कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो उस केस में जो फोर्स है आपका वो हो जाएगा बच्चों m इंटू डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो मास इक्वल टू हो गया, फोर्स इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, केस वन में। अगर केस टू की बात करें, और अगर हम लोग ये बोलें कि जो बॉडी है हमारा, जो हमारी बॉडी है वो वेलोसिटी v से चल रही है, बट ये कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होगा, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, तो जो आपका फोर्स निकल के बाहर आ रहा है इस वाले से, वो आने वाला है v इंटू डी एम बाई डी टी। इसको थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकल समझना चाहो, तो कैसे समझोगे जरा, इसको प्रैक्टिकल अगर हम लोग समझना चाहें तो कैसे समझेंगे। देखिए, मास अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी के चेंज आने के कारण से, वेलोसिटी में जो चेंज आया है उसके कारण से फोर्स डेवलप होगा, ठीक। लेकिन अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास का जो चेंज आ रहा होगा लगातार, उसके कारण से फोर्स डेवलप होगा। इसको ऐसे भी समझो, इसको ज़रा ऐसे समझिए, बहुत अच्छे समझ में ये आसानी से आ जाएगा। मतलब दोनों कंडीशन में फोर्स तो डेवलप हो रहा है, बट एक कंडीशन में फोर्स तब डेवलप हो रहा है जब मास कांस्टेंट है उस केस में, और एक केस में जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस केस में मास वेरिएबल है, जिसके कारण से। इसका एक एग्जांपल क्या है आपका, सिंपल रॉकेट सिस्टम में क्या होता है, अगर आप कांस्टेंट वेलोसिटी से रॉकेट को ऊपर की ओर फेंक देते हो, जैसे हम लोग जनरली उसको ऊपर की ओर एक कांस्टेंट वेलोसिटी देते हैं, तो उसका मास क्या होता है, लगातार नीचे की ओर फ्लो होता रहता है, जिसके कारण से ऊपर में एक थर्स्ट लगता है, यानी एक फोर्स लगता है, जिसके कारण से नेट बॉडी में एक फोर्स जनरेट होता है। ये वाला तो बहुत कॉमन है, जैसे कि आपने गेंद फेंकी, उसका मास तो चेंज नहीं होगा, बट चूंकि उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है, उसके कारण से एक फोर्स डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों कंडीशंस हैं जो फोर्स को जनरेट करते हैं। और अगर ना ही मास कांस्टेंट रहा, ना ही वेलोसिटी कांस्टेंट रही, दोनों को दोनों ही वेरिएबल रहे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये पूरा फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है। तो इन्हीं जो दो भागों ने हम लोगों ने केस 1 और केस 2 लिया है, उसी भी यहाँ पर मैंने दो न्यूमेरिकल्स भी लिया है, ताकि मैं बेसिक आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ। क्या है जरा उसको भी देख लीजिए। पहला वाला फोर्स क्या है, इतना, एक्सेलरेशन इतना, और आपसे मास पूछा जा रहा है। तो जरा देखो यहाँ पे समझो, एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात की जा रही है, तो निश्चित है हम लोग कौन सा केस लेंगे, केस 1 लेंगे, और इसके बिहाफ पर हम लोग फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से जरा देखो, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है फोर्स बाई मास। लेकिन ये फोर्स क्या, इसका मैग्नीट्यूड है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा बच्चों, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बाई मास। मास कितना, मास ही निकालना है, ओके। तो m यहाँ कर लीजिए और यहाँ पे a कर लीजिए। एक्सेलरेशन कितना, 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 6 का 36, 64, 100, 200 मतलब हो जाएगा 10√2 kg। चलो, अब दूसरे वाले केस में क्या बात कर रहे हैं हम लोग, दूसरे वाले केस में हमें क्या करना है, यहाँ देखो चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। सिंपल है क्या, एक ब्लॉक जो है वह एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पर रखा हुआ है, जिसका मास 5 kg है, 5 kg है। उससे हम लोग क्या करें, एक वाटर जेट, ये वाटर जेट है आपका, जिससे बहुत स्पीड में पानी जो है बाहर निकल रहा है इस तरह से। और जो वाटर जेट है उसका भी आपको मास पर सेकंड दिया हुआ है, दैट इज 3 kg पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में इस पाइप से 3 kg वाटर जो है एक्सपेल्स आउट हो रहा है बहुत तेज़ी से। तो निश्चित है यहाँ पे मास वेरिएबल है, लगातार सिस्टम जो है अपने मास को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, ठीक है, ये वाले केस में। और अंदर में जो वेलोसिटी ऑफ वाटर जो फ्लो हो रहा है वो है 4 मीटर पर सेकंड का। तो इस केस में बोला जा रहा है कि इस ब्लॉक का इनिशियल एक्सेलरेशन बता दीजिए।
तो पहले जरा समझो फोर्स किसके कारण से जनरेट हो रहा होगा, इस वेरिएबल मास सिस्टम के कारण से, जिसमें लगातार मास जो फ्लो हो रहा है, इस सिस्टम से एक्सपेल्स आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, उसके कारण से फोर्स जनरेट हो रहा होगा। तो निश्चित है हम लोग इस वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जरा देखो तो F इक्वल टू क्या होगा, V इंटू डी एम बाई डी टी, वी इंटू डी एम बाई डी टी। ये क्या है, रेट ऑफ मास फ्लो, रेट ऑफ मास फ्लो। तो F इक्वल टू हो गया V किसका, वेलोसिटी ऑफ वाटर जो कि फ्लो हो रहा था, वो कितना है 4 है, और इंटू डी एम बाई डी टी कितना आ गया बच्चों, डी एम बाई डी टी रेट ऑफ मास फ्लो दैट इज कितना 3, तो आ गया 12 न्यूटन। अब इस सिस्टम के कारण से जो पाइप वाला वाटर जेट है उसके कारण से इस पर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों, वो लग रहा है 12 न्यूटन। तो आपकी सारा चीज़ हटा करके पूरे डायग्राम को सिंपल बस ये देखो कि इस पर 12 न्यूटन का फोर्स ऐसा लग रहा है। तो हमें पता है सर फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जरा देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और आपसे एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू होगा फोर्स बाई मास, व्हाट इज द फोर्स दैट इज 12 बाई मास कितना 5, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। तो ये इस तरह से हम लोगों ने देखा है ना, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो सारा का सारा हमारा क्वेश्चन है वो दो अलग अलग फोर्स के फॉर्मेट पर बना है। तो कब कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, ये दो बेसिक एग्जांपल से आपके दिमाग में बिल्कुल उतर गया होगा कि जनरली जब फोर्स में हमारा मास कांस्टेंट रहता है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट जब मास वेरिएबल होने लगता है, मास में चेंज आने लगता है लगातार, तो उसके कारण से भी फोर्स जनरेट होता है, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा था, बड़ा सिंपल सा इसका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है जरा देख लो, जानते तो हो गए आप लोग, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सही है क्या बच्चों, यही होता है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे दो बातें लिखी गई हैं, उन दोनों पे ही फोकस होना चाहिए, एक एक्शन और दूसरा रिएक्शन। एक एक्शन फोर्स है, दूसरा रिएक्शन फोर्स है, इनके बारे में दो कमेंट सुन लो। एक्शन एंड रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों एक साथ होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले एक्शन होगा फिर रिएक्शन होगा, नहीं, दोनों एक साथ ही होते हैं। नेग्लिजिबल टाइम है, या कोई टाइम का बीच में लैप्स नहीं होता। दूसरा, एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडी। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्शन और जो रिएक्शन है वो दोनों अलग अलग बॉडी पर लगेगा, एक ही बॉडी पर नहीं लगेगा। इसको लिटरली एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ऐसे एक्शन रिएक्शन पेयर को आप अच्छे से समझ लो, जरा एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने का प्रयास करते हैं तुरंत। ये मान लो एक टेबल है हमारे पास, और इस पर हमने क्या कर दिया है, एक बुक रखा है। एक बुक रख दो ऐसे, किस चीज़ की बुक रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है, और किसी चीज़ की तो रख ही नहीं सकते अपन। ठीक है, तो जरा देखो, तो हम लोगों ने क्या किया है, एक बुक रख दिया है, और वो किस चीज़ का है, फिजिक्स का है। अब जरा देखो, फिजिक्स का बुक जो है अपने मास के कारण से एक नीचे की फोर्स लगाएगा mg। ठीक है, अब ये जो mg है, ये जो mg हुए एक्शन फोर्स है, वो क्या है, एक्शन फोर्स है। अब चूंकि इसने mg फोर्स लगाया है किस पर, टेबल पर, तो टेबल चुप नहीं बैठेगा, उसने भी एक रिएक्शन फोर्स लगाना है। वो क्या लगाएगा, जस्ट इसके उल्टा, वो लगाएगा नॉर्मल फोर्स। क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स। हाँ, ये हो जाएगा रिएक्शन फोर्स। तो यहाँ पे ये एक्शन है और ये रिएक्शन फोर्स है, तो हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन कर रहा है बुक टेबल पर, ठीक। रिएक्शन कौन कर रहा है, टेबल कर रहा है बुक पर। तो आप जरा देखो, एक्शन अलग सरफेस पर लग रहा है और रिएक्शन अलग सरफेस पर लग रहा है, दोनों एक साथ तो लग रहे हैं बट दोनों डिफरेंट बॉडीज पर लग रहे हैं। इस बात का अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन पेयर मस्ट अकर्स ऑन टू डिफरेंट सरफेसेस, टू डिफरेंट बॉडीज। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी क्लैरिफाई करते हम लोग चलेंगे। हालांकि इसमें और बहुत ज़्यादा एनालिसिस थ्योरेटिकल किया भी जा सकता है, बट हम लोग प्रयास ये करें कि हम लोग ज़्यादा न्यूमेरिकली स्ट्रांग हो जाए बनस्पत थ्योरेटिकल इसके आगे जाने के। ठीक है, तो ये बात हो गई थी न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अब अगला हमारा सेक्शन जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम्स।
अगला टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम। क्या होता है जरा इसको समझ लोगे एक बार तो बहुत आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना। इक्विलिब्रियम सिस्टम में मेनली दो पढ़ना है। एक होता है रोटेटरी इक्विलिब्रियम सिस्टम, जब रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हो, और दूसरा होता है लीनियर इक्विलिब्रियम। इत्मीनान से समझते हैं रोटेटरी इक्विलिब्रियम क्या होता है। रोटेटरी इक्विलिब्रियम समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फिजिकल टर्म समझना होगा जिसको बोलते हैं टॉर्क। टॉर्क क्या है? तो टॉर्क ये डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे बात आ गई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क को लिखते हैं हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, दिस इज रीड एज टाउ, TAU, टाउ। फोर्स कैसा है? क्रॉस प्रोडक्ट है। आपको याद होगा आपने वेक्टर में दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट, दूसरा पढ़ा था क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। हाँ, फोर्स और आर क्या है यहाँ पे? परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर किससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो समझना है। फिलहाल आप इसको रट जाओ, आप इसको रट जाओ, बिना कुछ सोचे समझे बोलो कि ऐसा कुछ होता होगा जिसमें जो टॉर्क है वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर। अगर आप इसको रट गए तो अब मैं समझाता हूँ कि टॉर्क दरअसल करता क्या है। आप सपोज करें, जरा दिमाग लगाएं, एकदम अच्छे से समझें। ये एक दरवाज़ा है, ये एक दरवाज़ा है जो कैसे खुल सकता है बच्चों? ऐसे खुल सकता है, ऐसे। मतलब ये दरवाज़ा ऐसा है, ये ऐसे खुल सकता है, ऐसे, इस तरह से। यानी कि आप इसको खोलना चाह रहे हो तो आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे एक हैंडल लगा देते हो इस तरह से, इसको ऐसे खोलते हो या फिर अंदर की ओर पुश करते हो तो उधर की ओर खुलता होगा। अब जरा समझे इस चीज़ को, बहुत अच्छे से समझना। अगर मैंने दरवाज़ा यहाँ हैंडल यहाँ रखा है और मैं दरवाज़ा को ऐसे खोलना चाह रहा हूँ, ऐसे खोलना चाह रहा हूँ, तुम्हारी तरफ मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक सर, अगर मैं इस हैंडल को यहाँ ना यहाँ रख दूँ तो भी मुझे ऐसे ही लगाना होगा। बट सोचो, लगातार मैं इस हैंडल को यहाँ नहीं, अब यहीं इस जहाँ जिस एक्सिस के अबाउट ये दरवाज़ा फिक्स था वहीं पर मैंने हैंडल लगा दिया, तो क्या तुम दरवाज़ा खोल पाओगे? बिल्कुल नहीं खुलेगा दरवाज़ा तुमसे, बिल्कुल नहीं खुलेगा। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि इस दरवाज़ा को खोलने के लिए, मतलब इस दरवाजे में रोटेशन लाने के लिए हमें सिर्फ फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, हमें फोर्स के साथ साथ एक डिस्टेंस की भी ज़रूरत होती है। वो डिस्टेंस है इस एक्सिस से उस फोर्स, जहाँ से आप फोर्स लगा रहे हो, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यहाँ से इस एक्सिस के बीच की दूरी ये आर बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई क्या सर ये जो घटना घट रही थी जिसमें मैं किसी चीज़ को रोटेट करवाना चाह रहा था, क्या वो सिर्फ सोलेली, क्या वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स से हो सकता था? नहीं सर, फोर्स से नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स से अगर होता तो हर अलग अलग कंडीशन में जहाँ मैंने हैंडल्स को रखा था उसके अकॉर्डिंग लगातार फोर्स से खुल जाता। बट फोर्स से नहीं खुला। मतलब सिर्फ फोर्स ही काफ़ी नहीं होता है किसी सिस्टम को रोटेशन में डालने के लिए, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी चाहिए ताकि ये दरवाज़ा खुल सके। तो हम लोगों ने एक नया टर्म को डिफाइन कर दिया, जिसे हम लोगों ने बोल दिया टॉर्क। और चूंकि जो चीज़ डिफाइन फिजिक्स में की जाती है आप उसे समझे तो जरूर बट मेमोराइज तुरंत करें। इट इज़ डिफाइंड एज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर में खूब अच्छे से पढ़ा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छे से जानते हैं आप। तो फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, हालांकि यहाँ पे मुझे सिर्फ आर लिखना चाहिए सही मायने में, और इसके बाद ये आर परपेंडिकुलर कैसे होता है, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ना, ये किसका स्पेशलाइज एक चैप्टर ये, दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मैकेनिक्स। ठीक है, जैसे इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ऐसा मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। आपको दरवाज़ा खोलना है तो क्या सिर्फ आप ताकत से दरवाजे को खोल सकते? नहीं सर। अगर दरवाजे को अगर सिर्फ ताकत से ही खोल सकते होते तो दरवाज़ा का हैंडल पे अगर बिल्कुल जिस एक्सिस के अबाउट दरवाज़ा रोटेट कर रहा है उस अबाउट अगर आप फोर्स लगाओगे तो ये उस अबाउट खुल जाएगा, बिल्कुल संभव नहीं कि ये खुल पाए। तो इसका मतलब है सर फोर्स भी चाहिए, फोर्स चाहिए, साथ साथ एक डिस्टेंस भी, सफिशिएंट डिस्टेंस भी चाहिए। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, थोड़ा सा और समझने का प्रयास करो। जैसे एक बड़ा दरवाज़ा है इस तरह से, ज़रा कॉमन सेंस लगाइए, तो ज़रा इसको अच्छे से समझो। अब ज़रा देखो, मैंने यहाँ हैंडल लगाया है, फिर मैंने यहाँ हैंडल लगाया, फिर मैंने यहाँ हैंडल लगाया, फिर मैंने यहाँ हैंडल लगाया। तो ज़रा अच्छे से समझना, ये हैंडल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है।
कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पे मैं हैंडल लगाऊं तो दरवाज़ा ज़्यादा आसानी से खुलेगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर या 4 पर। बहुत कॉमन दिमाग हमारा ये कहता है कि सर अगर हम 1 पे हैंडल को लगाएंगे तो दरवाज़ा आसानी से खोल सकते हैं। क्यों खोल सकते हैं? इसलिए क्योंकि हम ज़्यादा टॉर्क लगा पाएंगे, क्योंकि ये R1 ज़्यादा दूर है, ये R2 ज़्यादा थोड़ा उससे कम है, ये R3 और कम, और ये R4 बहुत छोटा है। तो जैसे जैसे R बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ने का मतलब होता है आसानी से किसी सिस्टम को रोटेशन में लाया जा सकता है। इसीलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जो दरवाजे होते हैं, ये जो दरवाज़ा है उस पर जो हैंडल है वो यहीं पे लगाया जाता है, यहाँ हैंडल नहीं लगाया जाता। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ टॉर्क क्रिएशन। हम लोग जितना अच्छा टॉर्क लगा पाएंगे उतना आसानी से किसी सिस्टम को रोटेशन में लाया जा सकता है। सिर्फ फोर्स, सोलेली फोर्स जो है इज नॉट इनफ टू पुट द एनी बॉडी इन रोटेशन। इस बात को क्या आप समझे हो? मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, क्या ये बात समझ में आपके आया है? अब एक चीज़ जरा अपने दिमाग में फिर से डाल लीजिए। अगर किसी को इस बात का अगर किसी को ऐसा लगता हो कि नहीं सर ये जो टॉर्क है ना वो आसानी से मतलब मैं फोर्स लगा के खोल सकता हूँ, आप क्या करो, आपकी जो दरवाजे की जो चौखट है उस जगह पे आप हैंडल लगा दो, चौखट पर ही लगा दो और दम लगा दो पूरी, और तुम दरवाज़ा खोल के दिखा दो। ऑब्वियस सी बात है कभी नहीं खुलेगा, है ना। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट ए बॉडी इन रोटेशन तो हमें टॉर्क लगाना ही पड़ेगा, सिर्फ फोर्स काफ़ी नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई है? अलग अलग कंडीशंस के लिए अपने दिमाग को पहले से ही थोड़ा सा अभ्यास में डालो कि मुझे नई नई चीज़ों को ऐड ऑन करते चले जाना है, अपने दिमाग में ऐड ऑन करते जाना है। अब वो ऐड ऑन कैसे करोगे? तो ऐड ऑन करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि नई कोई भी चीज़ें जब तुरंत सीखेंगे तो पहले से मेमोराइज करेंगे। 2-3 दिनों के अंदर में ऑटोमेटिक को तुमको धीरे धीरे समझ में भी आने लगेगा। क्योंकि अभी अब चूँकि 10th क्लास कवर अप करके तुरंत बाहर आए हो तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में जो है ना वो हलचल सी मचा देंगी। तो मान के चले कि एक टॉर्क नाम का एक नया चीज़ आपने सीखा है जिसका मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये टॉर्क है, ये किसके लिए यूज किया जा सकता है सर? ये यूज इसलिए किया जाता है ताकि सिस्टम को रोटेशन में लाया जा सके। क्या इतनी बात याद रहेगी या इससे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत? अब इसी चीज़ को मैं आपको समझाने का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ज़रा देखो, कॉमन सेंस लगाओ। ये जो है ये जो क्लिप है ये इस देखो, ये है एक्सिस उसका, ये है एक्सिस, दिख रहा है क्या सभी को? ये है एक्सिस जिसके अबाउट मैं इसे खोलना चाह रहा हूँ। ऑब्वियस सी बात है ये जो पूरा सिस्टम है इसी के अबाउट रोटेट करेगा। तो तुम लोगों में से कोई भी चाह करके यहीं से, इस जगह से, यहीं पर इसको खींच करके तुम नहीं खोल सकते, टूट जाएगा बट खुलेगा नहीं। तो उसके खोलने के लिए हमें क्या करना होगा? दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और तुम्हें खोलना है इसको, तो तुम जितना दूर जाओगे उससे इतना ही आसानी से खोल पाओगे क्योंकि टॉर्क ज़्यादा लगेगा। तुमने क्या किया, यहाँ पर हाथ रखोगे और इसे ऐसे खोल लोगे, देखो खुल गया। ये देखो ये रोटेट किसके अबाउट हो रहा है, बात समझ में आ रहा है क्या? है ना। बट तुम इसके अबाउट अगर खोलना चाहोगे तो ये इसी हिंज के अबाउट टूट जाएगा बट खुलेगा नहीं। इसका मतलब ये है कि किसी बॉडी को अगर मुझे खोलना है तो मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा, और टॉर्क लगाने के लिए फोर्स और एक उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक परपेंडिकुलर दूरी, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा ताकि मैं उस सिस्टम को खोल पाऊँ। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर नहीं समझ में आए तो फिर से पूछ लो। पक्की बात है, कोई टेंशन नहीं इसमें। तो अब से हमने अपने दिमाग में एक चीज़ डाल लिया बेटा, वो ये है कि हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी सीखी है, दैट इज कॉल्ड टॉर्क, और जो किसी भी सिस्टम को रोटेशन में डाल सकता है, रोटेशन में डालता है। बात समझ में आई, हाँ कि ना? बहुत बढ़िया। चलो अब ये बात क्लियर हो गई। तो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर रोटेटरी इक्विलिब्रियम? अब रोटेटरी इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है सर? तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये जब मैं ऐसे क्रॉस बनाता हूँ तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है कि मैंने जो कील लगाया है, कील वो ऐसे लगा दिया अंदर की ओर। तो अब ये जो स्टिक है वो ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट करेगा, पूरा ऐसे रोटेट करेगा। ठीक, तो जरा समझो, अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें ये रोटेटरी इक्विलिब्रियम में हो, तो रोटेटरी इक्विलिब्रियम तो क्या होना चाहिए? टॉर्क नेट होना चाहिए 0। मतलब इस बॉडी पर मान लो
अलग अलग टॉर्क लग रहा होगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 डॉट डॉट डॉट, तो सभी टॉर्क का जो सब वेक्टर सम है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि मान लो एक आदमी है जो इस मार्कर को ऊपर की ओर पुश करना चाह रहा था, तो ये लगाएगा टॉर्क T1, बट एक दूसरा आदमी है जो इसको नीचे की ओर लगाना चाह रहा है, टॉर्क T2, तीसरा ऊपर, चौथा नीचे, इस तरह से। तो सब आदमी जो हैं, जितने जितने जो यहाँ पे लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं कि मैं नेट इसमें रोटेशन लाऊं, बट कुछ लोग चाह रहे हैं कि रोटेशन ऊपर की ओर जाए, कुछ लोग चाह रहे हैं रोटेशन नीचे की ओर आए। अगर सभी का जो टॉर्क का सम, चूँकि टॉर्क की जो वेक्टर क्वांटिटी, तो इन सभी का अगर वेक्टर सम 0 हो गया, देन वी कैन से द सिस्टम इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। यस और नो? बात समझ में आई है? ये बिल्कुल बिल्कुल आसान सी बात है कि भाई अगर कोई बॉडी, ऐसे समझो ना जरा, कि ये कोई एक दरवाजे को जो राम है वह इधर की ओर खींचना चाह रहा है, इधर की ओर, और जो श्याम है वो उल्टे डायरेक्शन में उधर की ओर खींचना चाह रहा है, और दोनों के द्वारा लगाया गया टॉर्क अगर बराबर है, तो क्या दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा। देन वी कैन से दिस डोर इज इन रोटेटरी इक्विलिब्रियम। ये जो दरवाजा है हमारा वह रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई, हाँ कि ना? ये बात है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर माइंड के हैं वो तुरंत ऑब्जर्व कीजिए और मेमोराइज कीजिए। अगर फिजिक्स सीखना है तो याद रखना, मेमोराइजेशन पावर और किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये दोनों का कंडीशन बहुत अच्छा बना के आपको रखना पड़ेगा। चलो अगली बात करेंगे बच्चों। ये बात हो गई पूरी की पूरी टॉर्क, एक नई फिजिकल क्वांटिटी की, और हो गई रोटेटरी इक्विलिब्रियम की कहानी, जिसे आपने शायद अच्छे से समझ लिया। अब बात उठती है लीनियर इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? लीनियर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो देखो जरा, जैसा कि टॉर्क उसका कजन था, तो उससे लीनियर इक्विलिब्रियम क्या है? किसी बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम प्लस डॉट 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 प्लस Fn अगर 0 हो जाता है, देन वी कैन से दिस बॉडी इज इन लीनियर इक्विलिब्रियम। मतलब कि किसी बॉडी पर लगने वाले, जैसे मैंने क्या बोला था, इधर से कालू ने, इधर से काकू ने मुझे खींचना शुरू कर दिया, और दोनों ने बराबर ताकत से मुझे खींचा, तो मेरे पर नेट फोर्स कितना हो गया? 0। तो तुम बोलोगे सर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तब आप बोलोगे बच्चों कि आप क्या हो सर? इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। जैसे ये एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर इधर से जो है ना, वो आयुष नाम का एक बच्चा है जो धक्का लगा रहा है। अब उसी के बगल में उसी के टक्कर का एक लड़का और है जिसका नाम है आर्यन। अब वो इधर की ओर धक्का लगा रहा है, इधर की ओर। तो आयुष ने जो फोर्स लगाया है वो मान लो 10 न्यूटन का लगाया, और जो आर्यन ने लगाया वो 10 न्यूटन का लगाया। तो नेट एफ नेट कितना हो गया? 0। तो इस केस में सिस्टम को क्या बोलोगे आप? इस सिस्टम को आप बोलोगे सर ये जो है वह लीनियर इक्विलिब्रियम सिस्टम है, मतलब लीनियरली इक्विलिब्रियम में है। बट अगर ऐसा होता कि मान लो आर्यन जो फोर्स लगा रहा होता वो F2 होता, और आयुष जो लगा रहा है वो F1 होता, और जो यहाँ पर F1 जो है वो बड़ा होता F2 से, मतलब आयुष ज़्यादा ताकत से फोर्स लगा रहा होता एज कम्पेयर्ड ऑफ आर्यन, तो उस केस में क्या होगा सर? उस केस में तो एक फोर्स कम एक फोर्स ज़्यादा, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसे लिखेंगे ना, F1 माइनस F2 नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, अकॉर्डिंग टू किससे? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन के सेकेंड लॉ से, न्यूटन के किसके? सेकेंड लॉ से। एफ नेट बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0 देन बॉडी सेट टू बी इन लीनियर इक्विलिब्रियम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सीधी सी बात। फिर से ध्यान दो, चूंकि फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैंने यहाँ बार बार जो लिखा है वो क्या लिखा है? वेक्टोरिकल सम, मतलब कंपोनेंट्स का भी एडिशन होगा। हॉरिजॉन्टल की तरफ जितने भी वेक्टर्स होंगे, हॉरिजॉन्टल की तरफ जितने भी फोर्स के कंपोनेंट होंगे, सबको ऐड करके 0 बोलेंगे। तो बोलेंगे सर एक्स के अलॉन्ग जो सिस्टम है वो लीनियर इक्विलिब्रियम में है, और वाई के अलॉन्ग सारे कंपोनेंट को तोड़ करके जोड़ेंगे, और वो अगर 0 हो गया तो बोलेंगे सर एक्स के अलॉन्ग तो 0 था ही था, लीनियर इक्विलिब्रियम में था, वाई के अलॉन्ग भी लीनियर इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आई क्या? तो फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके सारे कंपोनेंट्स एक्स वाले एक साथ जोड़े जाएंगे, वाई वाले सारे जोड़े जाएंगे, जेड वाले सारे जोड़े जाएंगे, और तीनों अगर सब जुड़ गए तो सिस्टम नेट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, उसे लीनियर इक्विलिब्रियम बोल देंगे। बात समझ में आई क्या? लेकिन अगर सिर्फ एक्स के अलॉन्ग 0 हो जाए तो बोलेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम अलॉन्ग एक्स,
y के लॉन्ग हो जाएगा तो बोलेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम अलोंग y, और z के लॉन्ग होगा तो बोलेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम अलोंग z एक्सिस, ऐसा बोलेंगे हम लोग। क्या ये बात क्लियर हो गई है? अब सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आ गया है, पूरी तरह से समझ में आ गया है, कोई डाउट नहीं है किसी को? पक्की पक्की बात बता दो, ये चीज़ पूरा क्लियर हुआ है? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है जिसमें क्या क्या चीज़ दिया गया है वो मैं तुम्हें पहले समझा देता हूँ, जरा उसको समझ लो। है क्या? ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ऐसे इंक्लाइनेशन होता है तो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट पी का, इसका नाम पी है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो इस तरह से, एक फोर्स इस तरह से है जो वर्टिकली 10 न्यूटन लगा रहा है, इंक्लाइंड प्लेन से 90 डिग्री बनाते हुए 10 न्यूटन का फोर्स है। दूसरा जो है वो इसके बिल्कुल पैरेलल, इसके पैरेलल है, ये जो हमारा बेस है ना, ये ग्राउंड लेवल है, उसके पैरेलल F1 फोर्स लग रहा है। तो निश्चित अल्टरनेट एंगल से ये तो अपना 60 डिग्री होने वाला है, बोलो हाँ या ना? ये तो अपन 60 डिग्री होने वाला है, ये हम लोगों ने डन कर लिया। अच्छा चलो, अगर ये 90 डिग्री है बच्चों तो ये तो 30 डिग्री होने वाला है, हाँ या ना? ये तो 30 डिग्री होने वाला है। चलो ये बात भी तय, ये बात भी हम लोग जान गए, ये तो इसी के लॉन्ग है और ये है 10 न्यूटन का। अब हमें क्या करना है, जरा गौर से देखो, चूंकि दिया क्या गया है, दिया गया है कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। क्या दिया गया है? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, देन फाइंड F1 बराबर क्या एंड F2 बराबर क्या, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब जरा देख लो, हमें पता है कि सर अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब क्या होगा, Fx नेट अलोंग 0, Fy फोर्स अलोंग y का सम नेट मतलब टोटल 0, और Fz क्या होगा, नेट क्या होगा, वो हो जाएगा 0। ये हम जान रहे हैं, हमें यही इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्विलिब्रियम में। ठीक, अब ये सर हम लोग जान रहे हैं तो क्या करें, तो सबसे पहले आपको चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको कंपोनेंट ब्रेक करना आना चाहिए और वेक्टर बहुत मजबूत होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर, वो 16 लेक्चर जिसका बहुत अच्छा है जो मैंने यूट्यूब पर अपलोड किया हुआ है, आपको मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको फिजिक्स बहुत अच्छा होने वाला है, बट उन पे ध्यान बच्चे कभी नहीं देते तो फिर आगे गड़बड़ी तो होगी। तो चलो वापस आते हैं, तो अब इस सबका कंपोनेंट तोड़ेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, जनरली ये होता है एक्स एक्सिस और ये होता है वाई एक्सिस, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इसका कंपोनेंट तोड़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, बोलो हाँ या ना? क्या इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, कंपोनेंट किसका टूटेगा सर? टूटेगा इसका कंपोनेंट तोड़ो। कंपोनेंट तोड़ने का तरीका क्या है? कंपोनेंट तोड़ने का तरीका क्या है? 10 एंगल कितना है 30, तो लिखेंगे 10 cos 30, इधर लिखेंगे 10 cos 30, यस और नो? अरे बोलो, ठीक। और एक तोड़ेंगे परपेंडिकुलर वाला, एक परपेंडिकुलर वाला तोड़ेंगे ऊपर में, वो हो जाएगा 10 sin 30, 10 sin 30। तो y के लॉन्ग इसका काम खत्म हो गया। इस फोर्स को हम लोगों ने x के लॉन्ग तोड़ दिया और y के लॉन्ग तोड़ दिया। सिमिलरली अब जरा देखो तो, ये अगर है 30 तो ये होगा 60, तो ये होगा 30, अरे भाई 90 है ना ये, तो यहाँ से 30। तो अब इसका कंपोनेंट इधर तोड़ेंगे तो इधर क्या तोड़ेंगे? इधर तोड़ेंगे सर F2 cos 30, और इधर एक कंपोनेंट, इसका एक कंपोनेंट तो इधर टूटेगा, वो क्या टूटेगा? F2 sin 30। डन। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर दो ही फोर्सेस ऐसे थे जिसका कंपोनेंट टूटना चाहिए था और हम लोगों ने तोड़ दिया है, और जब कंपोनेंट तोड़ दिया तो फिर हम लोग इसी पे आ जाएंगे, Fx नेट बराबर 0, Fy नेट बराबर 0। देखो जरा, तो करना क्या है जरा एक बार देखें। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F2 sin 30 माइनस एक्स ना, तो लिखेंगे माइनस F2, अरे बोलो sin 30 माइनस इधर क्या है प्लस F1, अब प्लस 10 cos 30 बराबर क्या होगा बच्चों? 0 हो जाएगा। सही है। अब ये माइनस से उधर जा करके क्या हो जाएगा? प्लस, तो लिखोगे F1 अब प्लस 10 cos 30, 10 cos 30 sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की √3/2, तो ये हो जाएगा 5√3। अरे बोलो ना, सॉल्व करोगे तो, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा F2 बाई sin 30 की वैल्यू 2, तो 1/2 ना, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो F2/2। ये है इक्वेशन नंबर 1। ठीक, इसे कैसे निकाला बच्चे हम लोगों ने? इसे निकाला हम लोगों ने Fx नेट बराबर 0 करके। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले, Fy नेट बराबर 0 कर देंगे। संयोग से यहाँ पर ये जो फोर्स है हमारा वो दो ही एक्सिस में, एक एक्स में और एक वाई में, तो हमें थर्ड की तो जरूरत पड़ने वाली है नहीं। आ जाओ, Fy नेट बराबर 0, तो y के लॉन्ग नेट कितना
देखो ये भी प्लस में प्लस वाई, ये भी प्लस में और ये नीचे माइनस में, तो लिखेंगे 10 sin 30 डिग्री प्लस F2 cos 30 डिग्री माइनस 10 बराबर 0। 10 को उधर लेके जाओगे तो ये प्लस 10 हो जाएगा, तो सीधे यहीं पर लिख दो बराबर 10। यस और नो। अब यहाँ से चला देखो तो F2 cos 30 डिग्री बराबर 10 sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, ये हो गया 5, उधर जाएगा तो -5, तो 10 में से 5 जाएगा 5। तो यहाँ से चला देखो F2 कितना आ गया बच्चों, F2 आ गया 5/cos 30। अरे बोलो, तो ये हो जाएगा 10/√3। cos 30 की वैल्यू √3/2, ऊपर गया तो 10/√3 न्यूटन। ठीक सर, ये तो निकाल लिया सर। अब इसकी वैल्यू किस में पुट कर दोगे, इसमें पुट कर दो, तो तुम क्या निकाल लोगे, F1 निकाल लोगे। जरा देखो तो F1 क्या आने वाला है, F1 इक्वल्स टू 5, ऐसा कर लो F2 बाई कितना, तो ये हो जाएगा 10/√3 बाई 2, और F1 वाला ये 5√3 उधर चला गया -5√3। सही है क्या। तो जरा देखो तो ये आ गया 5/√3, अरे भाई कटेगा तो, और -5√3। सॉल्व कीजिए तो ये आने वाला है कितना, ये आने वाला है 5 -15/√3, कितना आ गया -10/√3 न्यूटन होता है सर। जरा ये चेक कर लो, इसका मतलब क्या हो कि सर एक आया, गौर से देखो, एक आया सर पॉजिटिव, दूसरा आया निगेटिव। तो सर ये निगेटिव क्यों आया होगा, इसको बड़ा अच्छे से समझिए। निगेटिव आने का मतलब ये होता है कि सर जो क्वेश्चन में जो डायरेक्शन दिया गया है, ये डायरेक्शन का जस्ट उल्टा होना चाहिए था F1 का डायरेक्शन, तब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। बात समझ में आई क्या। यहाँ जो माइनस साइन आया है, पूरे NLM में याद रखना, पूरे NLM में डायरेक्शन को लेकर के हमें चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ सारे चीज़ों को ऐड ऑन करना है, और जैसे ऐड ऑन कर लेंगे ऑटोमेटिकली एक माइनस या प्लस साइन आएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे। तो यहाँ पे जो माइनस साइन आया है वो हमें सीधा सीधा एक बात बता रहा है कि सर ये जो F1 होता वो इस डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में होना चाहिए था, ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता, तभी ऐसी बात है। यहाँ माइनस साइन ये सिर्फ इंडिकेट करता है। बात समझ में आई क्या, क्लियर हो गया बात। तो इतना समझ लेने के बाद अब हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन नॉर्मल फोर्सेस। न्यूमेरिकल्स ऑन नॉर्मल फोर्सेस, इसके बाद 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर अगला पार्ट में अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज हमें अभी वही करना है। ये पूरा उतार लो, या उतार चुके हो तो मैं मिटा देता हूँ। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कर करके हम लोग क्या कैसे कैसे एग्जाम्पल्स है उसको देखते चले जाइए। नॉर्मल रिएक्शन का कैलकुलेशन सिर्फ हम लोग आज अभी करने वाले हैं। देखो सिंपल एग्जाम्पल नंबर वन, एक ब्लॉक है जो सिंपली रखा गया है, जिसका मास है 2 kg। हाउ मच, 2 kg, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन। सिंपल सी बात सर, हम जानते हैं फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाना चाहो तो क्या होगा, ये नीचे लगाएगा सर mg के बराबर का फोर्स, और ऊपर लगेगा सरफेस से क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, यस n। और हम जानते हैं सर चूँकि सिस्टम में मोशन नहीं हो रहा, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, जिसे बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। तो ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, n, जो कि प्लस होगा, नीचे वाला नीचे लग रहा है तो -mg बराबर क्या होगा बच्चों, 0। तो यहाँ से आता है n बराबर mg n, यही तो हमें निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन का ही तो कैलकुलेशन करना है हमें। n बराबर mg, m कितना दिया गया है 2, अरे बताइए, एंड टू g की वैल्यू जनरली 10 लेते हैं हम लोग, तो ये आ गया 20 न्यूटन। बात समझ में आ रही है क्या सभी को। देखो एक 2 kg का ब्लॉक है, और 2 kg का ब्लॉक अपना मास नीचे लगाएगा, और हम लोग क्या चाह रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन इसका कैलकुलेट करने के लिए। तो नॉर्मल रिएक्शन इस पर कौन लगाएगा, निश्चित है ग्राउंड लगाएगा, ये जो ग्राउंड इसके नीचे है वो लगाएगा, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं लीनियर इक्विलिब्रियम के कंडीशन से, पहले एक बात बताओ, mg जो है उसका सेंटर ऑफ मास से नीचे लगता है, आप सभी लोग जानते होंगे mg नीचे लगता है, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अर्थ इसके सरफेस से ऊपर की ओर लगाएगी, यस सर। अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये सिस्टम लीनियरली इक्विलिब्रियम में है। अब तुम बोलो सर लीनियर इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि देखो कोई भी सिस्टम अगर लीनियर इक्विलिब्रियम है तो उसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, चाहे तो उसके पास उसका कोई मोशन हो ही नहीं रहा होगा, या नहीं तो वह यूनिफॉर्म मोशन में होगा। बात समझ में आई क्या।
दो ही कंडीशंस हो सकता है, चाहे तो सिस्टम मोशन में ही ना हो, अगर हो तो यूनिफॉर्म मोशन में हो। तो यह ना ही मोशन में है ना यूनिफॉर्म मोशन में, मतलब यह लीनियर इक्विलिब्रियम में है। और अगर यह लीनियर इक्विलिब्रियम में है तो ये कंडीशन लगाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला वाई डायरेक्शन की ओर प्लस वाई में है तो इसे प्लस से लिखा, नीचे वाला माइनस वाई में है तो माइनस एम जी से लिखा, और दोनों को सम करके क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। तो अब उधर लेके जाओ तो n बराबर एम जी, और m कितना है बच्चों 2, और g कितना लेते हैं जनरली 10, तो इसलिए हो गया नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन। बात समझ में आई क्या, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया। अब यही सेम टू सेम है एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, ऊपर से मैंने एक फोर्स और लगा दिया है जो कि है 10 न्यूटन का। अब इस केस में मुझे क्या फाइंड आउट करना है, फिर से वही फाइंड आउट करना है, नॉर्मल रिएक्शन। इस बार मैंने क्या किया, ऊपर से 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा दिया है इसी सिस्टम पर, और मुझे नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। अगेन हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम खींचने वाले हैं, उस पर ऊपर के फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, यहाँ से लगेगा क्या बच्चों एम जी, और इस सरफेस से ऊपर की ओर एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो धरती लगाएगी इस पर, वो लगेगा एन, और यही एन तो हमें कैलकुलेट करना है, यस और नो, अरे बोलो। अच्छा ये एम जी कितना होगा बच्चों, एम जी कितना होगा 2 इंटू 10 ना, मतलब 20। ठीक, जरा देखो ऊपर वाले को प्लस लेते हैं सर एन, नीचे वाले को ये -10, और ये वाला भी -20 बराबर 0। अरे भाई ये भी नीचे, ये भी नीचे, ये माइनस माइनस उधर जाएगा तो एन बराबर कितना आ गया 30 न्यूटन। क्या बात समझ में आई। इसका मतलब ये है कि जो अर्थ है वो इस ब्लॉक पर 30 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी, और इतना ही ये ब्लॉक भी धरती पर लगा रहा होगा, बिकॉज एवरी एक्शन द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के कारण से। न्यूटन्स का थर्ड लॉ यही कहता है हमारा। क्या बात समझ में आई। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और इवॉल्व करते हैं, देखते चले जाना, घर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करना कॉपी पे पेज पे, जितना अच्छा करोगे उतना बेहतर होते चले जाओगे। चलो अब इसी क्वेश्चन पे फिर से थोड़ा सा इसको और इवॉल्व करते हैं, आ जाओ। क्या है वो, अब की बार बच्चों ये जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा ना लग करके ऐसे लग रहा होगा, ये हॉरिजॉन्टल है ऐसा लग रहा है, 10 न्यूटन ही है बट एंगल 30 डिग्री से, मतलब ये ब्लॉक है इस पर ऐसे लग रहा है 30 डिग्री बना करके एक फोर्स लग रहा है इंक्लाइंड वे में। अब हमें फिर से एन ही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं सर, हमें पता है फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, हमें पहले कंपोनेंट सारे निकालने पड़ेंगे, हम बिल्कुल नहीं डरते इससे, बिल्कुल निकालेंगे। देखो जरा आ जाओ, सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा कितनी बार बच्चों को ये लग रहा है सर कि बार बार इस शब्द क्या बोल रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। कितने टीचर इसके बारे में कहानी भी लिखवाते हैं। मैं आपको कोई कहानी नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपको सिंपली बताऊंगा। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है किसी बॉडी को जहाँ पे सिस्टम है उसे अलग कर दो, सिर्फ बॉडी को अलग करो और उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस दिखा दो। गौर से सुने, अगर आप चाहो तो लिखना चाहो तो इस पॉइंट को लिख भी लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिस्टम से बाहर निकालिए, सिस्टम से बाहर निकालिए बॉडी को, और बॉडी पर लगने वाले जितने फोर्सेस हैं वो सारे के सारे इस पर दिखा दीजिए विथ प्रॉपर डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। बॉडी किसी पर, बॉडी ये जो बॉडी है ये किसी पर कितना फोर्स लगा रहा है ये नहीं दिखाना, बॉडी पर सारे सिस्टम के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है ये फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना होता है। यह इस ग्राउंड पर कितना फोर्स लगा रहा है ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, इस पर पूरा सिस्टम मिलकर के कितना फोर्स लगा रहा है वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाना होता है। ये छोटी सी कहानी है, इसके लिए कोई नोट्स ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इसको याद रखो। अब आ जाओ तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। सर एक बात पता है सर कि सर mg नीचे लगेगा, दूसरी बात पता है सर नॉर्मल ऊपर लगेगा, तीसरी बात सर आपने बोला कि सर इस पर एक फोर्स लग रहा है जो ऐसे डायरेक्शन में F, ठीक है, वो कितने का है बच्चों 10 न्यूटन का है। ठीक, ये एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री। तो हमें तो पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करेंगे आइदर y के लॉन्ग और x के लॉन्ग। ये क्या है ना x के लॉन्ग है ना y के लॉन्ग है, बीच में कहीं है तो x और y के लॉन्ग कंपोनेंट तोड़ देंगे। आंख बंद करके सीधी बात हम यही जानते हैं। तो देखो जरा इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ो x के लॉन्ग, x तो यही है, कितना हो जाएगा 10 cos 30, यस सर। और एक कंपोनेंट इधर भी तो तोड़ोगे बच्चों, एक तोड़ो ऐसे 10 कितना
हाँ 10sin30। थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि ये कैसी कैसी चीज़ें होने लगी हैं, बट वादा कर रहा हूँ तुमसे, आने वाले 2 से 3 दिनों में तुम इसके मास्टर हो जाओगे, मुझसे भी अच्छे जानने लगोगे। लेकिन अभी कुछ देर एक्सेप्ट करते चलो कि हाँ ऐसा भी चीज़ कुछ हो रहा होगा, एक्सेप्ट करते चलो कि बस ऐसा हो रहा, और मुझे बस इसको मेमोराइज करते चले जाना है। चलो अब ये बात हो गई, इसका कंपोनेंट तोड़ दिया, बट हमें क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया। हमें पता है सिस्टम ना ही चल ही नहीं रहा है तो क्या होगा, लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा, और अगर कोई लीनियर इक्विलिब्रियम में होगा तो एफ एक्स नेट क्या होगा बच्चों, 0। सिमिलरली एफ वाई नेट क्या होगा बच्चों, 0। बट हम लोग यहाँ पे एफ एक्स नेट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो बोलो सर एफ एक्स नेट के बारे में क्यों नहीं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो सिर्फ वाई के अलॉन्ग लग रहा है, और हमें सिर्फ वही कैलकुलेट करना है। इसीलिए अभी यहाँ पर हमें ये भी नहीं पता कि एफ एक्स के अलॉन्ग इसका मोशन होगा या नहीं होगा, क्या फ्रिक्शन का कंसिडरेशन सिस्टम में लिया गया या नहीं लिया गया। तो फिलहाल इसकी बात तो तुम छोड़ दो, सिर्फ अगर तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन की बात करनी है अगर, तो आपको एफ वाई नेट बराबर 0 करना है, क्योंकि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वाई के अलॉन्ग ही लग रहा है, तो वाई के अलॉन्ग सारे फोर्सेस को दिखा देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों? चलो तो अभी y के लॉन्ग लगने वाले सारे फोर्सेस को ऐड ऑन कर दो, तो तुम्हें पता ये दोनों कैसे हैं सर, प्लस y में लग रहा है, तो हमें लिखना चाहिए n प्लस 10 साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब जरा देखो n प्लस 10 साइन 30 डिग्री, और ये नीचे माइनस mg, अरे बोलो बराबर क्या होगा, 0। बट माइनस क्यों लगाए, ऐसा क्यों करें, सीधे उसको इक्वल टू डाल दो और ऐसे कर दो जरा, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत है? चलो अच्छा mg कितना होगा बच्चों, mg तो सर 20 था, अरे भाई 20 था, बार बार 20 निकाला, तो इधर डायरेक्ट 20 लिखो, डायरेक्ट 20 लिख लो। अब n तो ये n क्या हो जाएगा सर, ये n हो जाएगा 20 माइनस 10 साइन 30 की वैल्यू बच्चों 1/2, मतलब हो गया 20, मतलब 15 न्यूटन। यस और नो, क्या ये बात समझ में आई है? लिटरली ये चीज़ें आसान है, बट थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन 3rd नंबर एग्जाम्पल हमारा ये हो चुका है, 3rd नंबर एग्जाम्पल है हमारा, हम लोगों ने इसको ऐसे निकालना भी सीख लिया। अब कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हम लोगों ने क्या किया, एक ब्लॉक के ऊपर में दूसरा ब्लॉक भी रख दिया है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, मास ऑफ ए 2 kg, मास ऑफ बी 4 kg, और अब आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। बट याद रखना, नॉर्मल रिएक्शन जितना ज़्यादा कांटेक्ट फोर्स उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे कितने कांटेक्ट फोर्स हैं बच्चों, पुराने वीडियोज में याद होगा आपको, एक कांटेक्ट सरफेस और 2 दूसरा कांटेक्ट सरफेस, तो यहाँ पे 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एक लगेगा जो बी पर लगाएगी अर्थ, और एक लगेगा ए पर जो कि लगाएगा बी, 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। ठीक है, तो पहले फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है, फ्री बॉडी डायग्राम कहता है बॉडी को निकाल लो, अलग कर लो, उठाओ एक और यहाँ रखो, देखो जरा, रख लिया सर। ठीक, ए से नीचे की ओर एक लगेगा mg 2 × g, मतलब डायरेक्ट मैं 20 लिख रहा हूँ। ठीक, बहुत बढ़िया। ये लेकिन ये जो B है ये चुप नहीं बैठेगा, ये अपने सरफेस इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देगा, जिसे मैं N1 बोल रहा हूँ, हाँ या ना? ठीक, तो तुम्हें पता है सर और कोई फोर्स लगेगा नहीं, और कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो N1 माइनस mg बराबर 0, तो यहाँ से N1 बराबर आ गया mg की जगह 20, N1 बराबर 20 न्यूटन। ठीक, चलो अब अगली बात करें B पर, B का फ्री बॉडी डायग्राम दिखा देते हैं बच्चों। तो गौर से देखो, B निश्चित से नीचे में एक फोर्स लगता ही है, वो क्या होगा, mbg, अरे भाई जैसे ये mag उस तरह से mbg कितना, तो दैट 40 लिख दूँ क्या मैं? ठीक, लेकिन अर्थ क्या करेगी, चुप बैठेगी नहीं सर, उस पर एक फोर्स लगा देगी, मान लो वो N2 है बच्चों। ठीक, अब अगली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में तुम्हारा हिला देगा तार अगर तुम ध्यान से सुनोगे नहीं तो, वो क्या है? एक बात बताओ, इस A पर B ने एक N1 नॉर्मल रिएक्शन लगाया, तो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स 3rd लॉ एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो B पर A ने लगाया तो A भी तो B पर लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन जो N1 ही होगा।
इस बात को समझ लीजिए, याद भी कर लीजिए कि हर एक बॉडी एक दूसरे पर बराबर का नॉर्मल रिएक्शन लगाता रहता है। इसने भी क्या कर दिया है, नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया है। तो जरा देखो, तो ये भी N1, तो जो नीचे में लग रहा होगा सब माइनस में और जो ऊपर में लग रहा होगा सब प्लस y में, तो लिखेंगे सर N2 माइनस N1 माइनस 40 बराबर 0 0। सबको उधर लेके जाओ तो N2 बराबर N1 कितना था बच्चों 20 और प्लस 40 बराबर 60 न्यूटन। ये तुम्हारा आंसर है। बोलो कोई दिक्कत? क्या ये समझे? अब इसी एग्जाम्पल में 2 ब्लॉक की जगह पे अगर मैं 3 ब्लॉक रख दूं तो भी बनाना पड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? अरे बताओ। चलो एक ब्लॉक मैंने और रख दिया, ये A है, ये B है, अब ये C है। अब खेल खेलेंगे और मज़ा आएगा। चलो यहाँ पर MA 2 kg, MB 4 kg और MC मान लो होगा 6 kg। ठीक, अब इसी क्वेश्चन को फिर से करेंगे। चलो कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं कैसे बनाते हैं उनको भी। सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना है हम लोगों को। क्या थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी हैं सभी को? एकदम नहीं आ रहा अलग? ये जो बहुत, अरे मैंने मिटा दिया। हाँ चलो अब इसको देखते हैं। कितना लिया था बच्चों हम लोगों ने? MA लिया था 2 kg, MB लिया था 4 kg और MC लिया था 6 kg। अब बच्चों हमें इसके लिए सभी सरफेसेस पे, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले देखो नॉर्मल फोर्स निकालना है तो सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स को चेक करो। कितना कांटेक्ट फोर्स है सर? 1, सर 2, सर 3। इसका मतलब 3 नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे, 3 नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे। अब तीनों जो नॉर्मल रिएक्शंस है वो हमें निकालने हैं, N1, N2 और N3। तो सबसे पहले क्या करेंगे? फ्री बॉडी डायग्राम बताओ जल्दी। हाँ है ना? ए, तो बच्चों इसके सेंटर से नीचे लगेगा MAG और वो होगा कितना 20। नीचे से B लगाएगा, B का सरफेस ऊपर क्यों लगाएगा? N1। तो निश्चित है यहाँ से बिना कुछ ज़्यादा लिखे हुए N1 माइनस 20 बराबर 0, N1 बराबर 20 न्यूटन। यस सर। बोलो हाँ कि ना? B की बात करें, ओके ओके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया। बहुत मज़ेदार चीज़ होता है, मैं सही बता रहा हूँ तुम्हें। फिजिक्स पे अगर तुम्हारा दिल दिमाग ख़राब नहीं हो गया तो बताते ना, इतना ज़बरदस्त चीज़ है ना, मज़ा आ जाता है बनाने में। बट फंडा क्लियर करते चलना पड़ेगा, कहीं डाउट में फंसोगे तो पूछना ज़रूरी से है। आ जाओ B की बात करें बच्चों, क्या लगाओगे नीचे? अरे बोलो MBG। यस सर। कितना होगा? 40 होगा क्या? अरे भाई 40 होगा क्या? ठीक। अच्छा C क्या करेगा बेटा? C क्या करेगा? ऊपर N2। ठीक सर, लेकिन याद करो चूंकि B ने A पर लगाया था N1 तो A भी लगाएगा B पर, नीचे उल्टा डायरेक्शन में N1। पहले वाले क्वेश्चन के जैसा और कुछ लगने वाला नहीं है। तो जरा देखो, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट देखो, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला। N1 20 था तो N2 बराबर कितना आ गया? 60। अरे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अरे भाई ये 40 और N1 20, 60। अब तीसरा ब्लॉक, इसमें मेरा दिमाग चलेगा सर। अब मैं इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास जगह काफ़ी नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात, नीचे लगेगा क्या? MCG। और ये बता दो बच्चों कितना होने वाला है MCG? 60 × 10, 6। बहुत बढ़िया, 60 न्यूटन। अब ये ग्राउंड लगाएगा ऊपर की ओर एक फोर्स जिसे बोलोगे N3। यस सर। और B लगाएगा इस पर नीचे की ओर, अरे नहीं बोल रहे तुम लोग, N2। तो हमें पता है सर नेट नीचे का सम फोर्सेस बराबर ऊपर का फोर्स है, तो हम लोग लिखेंगे सर डायरेक्ट N3 बराबर N2 प्लस 60। तो N2 कितना बच्चों? 60 अब प्लस 60, 120 न्यूटन। नहीं आया। हार्ड था क्या? अरे हार्ड था क्या? लिटरली समझ में आने लगा क्या? पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलो ये बात हो गई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। बट अगले क्लास में भी हम लोग नॉर्मल रिएक्शन वाला जो फॉर्मेट है हमारा उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना, और अच्छे से इसको समझते चलेंगे।